वेलकम टू मैथ एक्सिस सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में जिनको यूज करके हम अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो मैंने आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस किया था। इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट फार्मूलों को। ठीक है, तो जो पहला फार्मूला है, जो पहला चैप्टर है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो इस फॉर्म के होते हैं। इसमें हमें दो इक्वेशन दिए गए होते हैं, तो इनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इनको सॉल्व करने के चार मेथड होते हैं। तो पहला जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो कि टर्म 1 में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ग्राफिकल मेथड ये तो पॉसिबल नहीं है पूछना इसमें, क्योंकि जो हमारा पेपर है एमसीक्यू पैटर्न का है। ठीक है, तो हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे के आएंगे सॉल्व करने के लिए, इनको हम सॉल्व करने के अपने पास तीन मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सेकंड है आपका, सेकंड मेथड जो होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एंड थर्ड वन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए है क्या, तीन मेथड से इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो आपका टर्म 1 एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न पे है, तो आपसे तो बस आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा तीन मेथड इसको सॉल्व करने का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन 100% एक पूछा जाने का चांस है, कंडीशन ऑफ कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेबिलिटी, या फिर इसमें और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगे और हमें उनको देख करके इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये बताना होगा कि इनका जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर मेनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाने का चांस है कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है कि मेनी है या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे। अगर पहला कंडीशन है कि a1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a2 का, a1 अपॉन a2 का और b1 अपॉन b2 का रेशियो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर इनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा है वो? तो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें जो लाइन बनेगी वो कैसा बनेगा? तो लाइन जो इसमें बनेगी वो इंटरसेक्टिंग बनेगी। लाइन कैसी बनेगी? तो इंटरसेक्टिंग। इस केस में जो लाइन बनती है वो कैसी बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर एक्स और वाई का के रेशियो, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो जो लाइन, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहली बात तो लाइन कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, यानी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, कट करेगी। और जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 बाई b2 के और इज इक्वल टू हो जाए c1 बाई c2 के, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों क्या हो? आपस में सेम आ जाए। आपस में क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो जो लाइन है उसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? मेनी सॉल्यूशन। लाइन कैसी होगी? तो इसके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मेनी सॉल्यूशन होंगे, और लाइन आपस में क्या होंगी? तो पैरेलल होंगी। लाइन कैसी होंगी? सॉरी, जो लाइन होंगी आपस में कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब कि एक ही लाइन होगी और एक ही लाइन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। लाइन कैसी होंगी? तो कोइंसिडेंट। कैसी होंगी? कोइंसाइड, कोइंसिडेंट। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, तो ये भी कैसा होता है, तो ये भी होता है कंसिस्टेंट। ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट। ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है। थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है कि अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल हो जाए बट नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। इस केस में क्या होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। लाइन कैसी बनेगी, तो लाइन पैरेलल होगी। लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। और इसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कहने का मतलब जो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हमको अच्छे से समझ लेना है कि अगर दोनों का रेशियो बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन कैसी बनेगी, तो लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी, कंसिस्टेंट होगा। तीनों का रेशियो बराबर है तो मेनी सॉल्यूशन होगा, लाइन कोइंसिडेंट बनेगी यानी कि एक ही लाइन बनेगा। ठीक है। और इसको भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यानी कि जो दोनों ऊपर वाले हैं ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। और जिस केस में भी ये बराबर नहीं होंगे, पहले दो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, यहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन, लाइन बनती है पैरेलल, और इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, अभी आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। इसका PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको देख करके आप अच्छे से अपना नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला है चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो इसमें जो पहला फार्मूला है, पहला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है आपका AN, कि AN टर्म निकालने का फार्मूला है। AN इक्वल टू क्या होता है, तो A + n - 1 × D। ठीक है। जहाँ पे A मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म, D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। और AN क्या होता है, AN रिप्रेजेंट करता है टर्म की वैल्यू। ठीक है। A मतलब क्या है, तो आपका फर्स्ट टर्म। D क्या है, तो D है कॉमन डिफरेंस। D क्या है, D है कॉमन डिफरेंस। N मतलब है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म यानी कौन सा टर्म हम निकाल रहे हैं, उसका पोजीशन क्या है, ये पोजीशन डिनोट करता है। ठीक है। कि जो टर्म है वो किस पोजीशन पे है। तो पहला फार्मूला तो ये हो गया कि AN टर्म निकालने का AP में। ठीक है। दूसरा फार्मूला है LN, L - n - 1 × D। LN कहने का मतलब क्या है कि ये फ्रॉम द एंड से, जब बोला जाएगा फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और थर्ड, इसमें एक और इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट बना के नोट कर लें कि जब भी 3 टर्म हमें AP में लेट करना हो, जब भी 3 टर्म हमें AP में लेट करना पड़ जाए तो हम कैसे लेट करेंगे, A - D, A एंड A + D। ठीक है। 3 टर्म हमें AP में हम ऐसे लेट करेंगे, कितने टर्म, 3 टर्म्स। अगर 4 टर्म्स लेट करना हो तो A - 3D, A - 2D, सॉरी A - D, A - 3D, A - D, A + D और A + 3D, ये 4 टर्म ऐसे मानेंगे। ठीक है। और 5 टर्म अगर मानना पड़ जाए तो A - 2D, A - D, A + D और A + 2D, ऐसे हम 5 टर्म मानेंगे। ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस D का होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2D का होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस भी D का होता है। ठीक है। तो ये था AP का इंपॉर्टेंट फार्मूला। और दो और AP के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको हम फाइंड करते हैं सम ऑफ द AP। क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ द गिवन AP, सम ऑफ द AP। ठीक है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहला फार्मूला है SN। ठीक है। SN फाइंड करने का जो पहला फार्मूला है वो होता है n/2 A + L। ठीक है। A मतलब फर्स्ट टर्म, L मतलब लास्ट टर्म। A मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और L मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है। A मतलब फर्स्ट टर्म, L मतलब लास्ट टर्म। एंड देन आता है आपका, इसमें एक और फार्मूला आता है, और N मतलब तो पता ही होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। देन सेकेंड फार्मूला है SN फाइंड करने का, सेकेंड फार्मूला जो है SN फाइंड करने का कि n/2 2A + n - 1 × D। ठीक है। ये भी सम निकालने का फार्मूला है। बाकी सभी चीज़ आपको पता ही है कि D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और A मतलब होता है फर्स्ट टर्म, N मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है। तो इनको हम यूज कैसे करेंगे, तो जब भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो ये लगा देंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं पता है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम सेकेंड फार्मूले को यूज करेंगे। तो ये था AP का इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसको आप अभी समझ लें। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, PDF का लिंक। ठीक है। जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर आपका है नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले हम लोग पहले कर लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसमें है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो पहला जो फार्मूला है, पहले तो जान लें कि पहले सर्कल होता है, ये इसका रेडियस, ठीक है। तो पहला फार्मूला आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो 2 पाई आर। देन आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर बुक में दिया जाएगा 3.14, ठीक है। देन आता है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ये होता है, इसका रेड सेंटर है, इसका सरकमफ्रेंस अगर पूछा जाए, सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि और पूरा पैरामीटर पूछा जाए तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, या फिर सिंपली r कॉमन पाई प्लस 2, ठीक है। एरिया क्या होगा सेमी सर्कल का, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल का बात रहा। देन आता है सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी लेंथ, ऐसे ये सर्कल है, ये क्वाड्रेंट कह सकते हैं इसको। पहले क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेंट, और 90 डिग्री का है तो क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देन पैरीमीटर क्या होगा, तो पैरीमीटर 1/2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है, 1/2 पाई आर प्लस 2r पैरीमीटर कह लो या फिर सरकमफ्रेंस कह लो, सरकमफ्रेंस। देन आता है लेंथ ऑफ आर्क। कोई भी एक सर्कल हमें दिया जाए तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला, कोई भी एक सर्कल दिया जिसका रेडियस r है, तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। मान लीजिए कि ये आर्क है आपका, इस गिवन आर्क का हमें लेंथ फाइंड करना है जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला है θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला है। जहाँ पे थीटा क्या है, तो सेंट्रल एंगल, क्या है सेंट्रल एंगल, सेंटर पे कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है उसको हम लोग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। इसको मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने वाला हूँ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के, जिनको आप काफ़ी अच्छे से समझ लें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर में क्या हो सकता है कि एक सर्कल दिया गया है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर, सेंट्रल एंगल हमें दिया गया है थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो पहला फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कब, जब सेंट्रल एंगल हमें पता हो। और अगर हमें सेंट्रल एंगल नहीं पता है, लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है l और रेडियस r दिया गया है, तो 1/2 l इंटू r, ये भी क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला। तो इसको आप लोग याद कर लें, बहुत कम लोग इसको बताएंगे। 1/2 l/r, l इंटू r, ये भी होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, मान लीजिए कि यहाँ हमें दिया है कि सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फार्मूला जो है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें, θ/360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था सर्कल का इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अच्छे से सॉल्व करें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। तो इसका लिंक, जो इसके PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।